तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है प्रेम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सीबीआई की टीम को जैसे ही हरी झंडी दी गई कि वो इस ट्रेन हादसे की जांच करे, चूँकि रेल मिनिस्टर ने खुद सिफारिश की और उड़ीसा की जुरिसडिक्शन में ये हादसा हुआ, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। और उसके बाद ही फिर सीबीआई को हुक्म दिया गया। सीबीआई की एक टीम बालासोर पहुँच भी गई, उस भानागा बाजार रेलवे स्टेशन भी गई। कल दोपहर 2:15 बजे ट्यूसडे को सीबीआई ने इस केस में पहली एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में कई अहम चीज़ें हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें अलग अलग सेक्शन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अभी तक सीबीआई ने लगाया है अननोन पर्सन के खिलाफ, वह है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A, लापरवाही से हुई मौत का मामला। अब सवाल ये है कि क्या इस एफआईआर में अगर सीबीआई ने ये पहले ही लिख दिया है कि लापरवाही से हुई मामला जो हुआ, तो ये मामला लापरवाही से हुआ है, ये हादसा फिर साजिश की बात बेतुकी है, ये इंसानी गलती का नतीजा है, मशीनों के फेल होने का नतीजा है? तो ऐसा भी नहीं है। वजह यह है कि आमतौर पर जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो शुरुआत में आपको रीज़न पता नहीं होता, इसीलिए इसमें 304A में जो ये एफआईआर दर्ज किया है उसमें अननोन पर्सन्स के खिलाफ है, क्योंकि आपके सामने अभी अगर कोई कल्प्रिट है तो उसका चेहरा नहीं है कि गुनहगार कौन है। तो अनजान लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज है जिसमें कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से हुई मौत का मामला। कल 2:15 बजे एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की एक टीम भानागा बाजार रेलवे स्टेशन, जहाँ के सबसे करीब, जिसके लूप लाइन और मेन लाइन पर यह हादसा हुआ, वहाँ के स्टेशन मास्टर, बाकी जो स्टाफ हैं, उन लोगों से पहले दौर की पूछताछ की और उनसे सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट किए। अब इसके बाद सीबीआई की टीम, ये जो इस टीम को बनाया गया, इसमें कोशिश की गई है कि चूँकि सीबीआई का दायरा ये है कि जहाँ पे भी जो जुर्म हो, क्राइम हो किसी भी तरह का, जिसमें इंसानी जान इन्वॉल्व हो, तो फिर वो सारे मामलों की जांच करती है। तो इसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों की भी मदद ली गई है और इस टीम में जो जो हैंडल कर रही है इस टीम को, वो सीबीआई की क्राइम जोन टीम है, स्पेशल क्राइम जोन। स्पेशल क्राइम जोन ऐसे ही मामलों की जांच करती है। तो सीबीआई के अलग अलग जोन है, इसमें ये स्पेशल क्राइम जोन इस रेल हादसे की अब जांच करेगी। अब सवाल ये है कि सीबीआई जांच करेगी, पहले ही एफआईआर में लिख दिया है, तो ये मामला किस दो एंगल से वो जांच कर रही है। तो पहला यही है कि लापरवाही, ह्यूमन एरर, और दूसरा है टेक्निकल फेलियर। ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि सिग्नल की बात आ रही है। अब इसमें पूरी जांच सीबीआई कैसे करेगी, क्या वाकई वो कामयाबी तक पहुंच पाएगी, उससे पहले 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले की, रेलवे का ये एक हादसा है, तो हादसे की जांच सीबीआई को क्यों? क्या सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि इस मामले को दूसरा रुख दिया जा सके? 2024 में चुनाव है और आपको पता है अपने यहाँ बात बात पर, मुद्दे पर राजनीति भी आती है। तो ये कि कहीं और इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है, वरना इस पूरे हादसे की जांच रेलवे की अपनी स्पेशल जो उनकी टेक्निकल टीम्स हैं वो करती है। ख़ास तौर पर एक नाम आता है बार बार, और वो है CRS, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो पूरे हिंदुस्तान में रेल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, हादसे होते हैं, मुसाफिरों की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो सारी इस CRS के अंडर में आती है और इसको हेड करते हैं रेल सेफ्टी कमिश्नर। रेल सेफ्टी कमिश्नर पूरे इंडिया के लिए होते हैं। तो CRS अब तक हिंदुस्तान के जितने भी रेल एक्सीडेंट हुए उसकी जांच करती है, लेकिन इस मामले में CRS की बजाय सीबीआई को जांच सौंपी गई। अब CRS और सीबीआई में क्या फ़र्क है? तो पहले CRS की अगर आप कहानी सुन लेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। CRS जैसे फुल फॉर्म बताया मैंने कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में। जब 1800 में जब ब्रिटिश की हुकूमत थी हमारे देश में, तब रेलवे आया और ये ब्रिटिश की देन है। उन्होंने रेलवे का जाल बिछाया, पटरी बिछाई, और उस वक्त रेलवे की सेफ्टी, मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कुछ कंसल्टिंग इंजीनियर को हायर किया था कि वो देख सके पटरियाँ, बॉगी, ये सारी चीज़ें सुरक्षित हैं मुसाफिरों के लिए, नहीं कि नहीं है। तो उन लोगों को हायर किया गया और
उस वक्त उन्हीं लोगों को रेलवे का जो ऑपरेशन था पूरे इंडिया में, तो कंसल्टिंग इंजीनियर जो है इन सारी सेफ्टी को देखा करते थे। बाद में उन्हीं ब्रिटिश कंट्रोल जो सरकार थी उसके हिसाब से ये चलती रही। तो ये लोग गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर कहलाते थे, जो इंजीनियर होते थे, जो सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। भारतीय रेलवे को उसके बाद 1905 में, अंग्रेज़ों के ही ज़माने में, पूरे भारतीय रेलवे को इंडियन रेलवे बोर्ड के हवाले कर दिया गया। एक बॉडी बनाई गई, रेलवे बोर्ड। तो ये रेलवे बोर्ड ही अब सारे फैसले करता है, इन्हीं के इशारे पर पूरा रेल चलता, सारे नियम कानून, टिकट, किराया, सुरक्षा सब इन्हीं के अंडर में होता। और रेलवे बोर्ड के अंडर में ही CRS था, जो कि रेलवे की सुरक्षा के लिए खास अंग्रेज़ों ने बनाया। अब रेलवे बोर्ड के अंदर ये चलता रहा। 1935 में एक एक्ट आया और ये हुआ कि उस वक्त आवाज़ शुरू हुई कि अगर रेलवे बोर्ड के अंदर में CRS काम करेगा तो रेलवे बोर्ड का, रेलवे का ही एक्सीडेंट होगा तो उसमें सच्चाई सामने कैसे आएगी, क्योंकि बोर्ड के अंदर ही वो सारी जांच चलेगी। तो अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ तो बोर्ड तो दबा देगी। तो इसलिए CRS को इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए, अलग, रेलवे से ही अलग कर दिया जाए, रेलवे बोर्ड या रेल मिनिस्ट्री का उस पर कोई कंट्रोल ना हो। ये बात मान ली गई कि हाँ हो सकता है, लेकिन तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर वॉर ख़त्म हुआ। मई 1941 में ये जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस वक्त, इंजीनियर, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के सारी चीज़ें देखा करते थे, रेलवे की सेफ्टी, तो इनको बदल कर उनका नाम अब रेलवे इंस्पेक्टर कर दिया गया और रेलवे बोर्ड से इनको हटा दिया गया। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई और इनको अब ये कहा गया कि आप रिपोर्ट जो करेंगे वो पोस्ट एंड एविएशन डिपार्टमेंट को करेंगे। मतलब जो भारतीय रेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस रेलवे इंस्पेक्टर्स की पूरी एक बॉडी को दी गई, उनका रेलवे से कोई रिश्ता नहीं रखा गया। उनको कहाँ ज़मीन पे ट्रेन दौड़ती है, आसमान के सिविल एविएशन के अंडर में कर दिया गया। और आज भी आप जानकर हैरत में होंगे, 1961 में फिर CRS का गठन हुआ, यही जो पूरी रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी देख रही कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो रेलवे की सुरक्षा की। तो आखिरकार 1961 में CRS का गठन हुआ और अब ये पूरी तरह से आज़ाद, रेलवे के चंगुल से बाहर, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर। लेकिन ये रिपोर्ट करते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को। मतलब एक रेलवे की सेफ्टी की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, जिन एक्सपर्ट्स के ऊपर है, वो रिपोर्ट रेलवे को नहीं, क्योंकि उन्हीं से तो निकालने के लिए किया गया, पर एविएशन को करते हैं। अब सवाल ये है कि सिविल एविएशन यानी कि जो जहाज़ की जिम्मेदार हैं हमारी सरकार और मंत्रालय, उनके अंदर में रेलवे की सेफ्टी का ये पूरा डिपार्टमेंट क्यों है, ये पता नहीं, कोई एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन यही हकीकत है कि जो पूरा हमारा रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए जो बॉडी है CRS, सिर्फ रेलवे के अंदर में रहकर वो उल्टे पुल्टे काम ना करे और रेलवे के बोर्ड का ही सपोर्ट ना करे, जो हादसा हुआ उसकी सच्चाई सामने लाए, इसीलिए उसको रेलवे से तो अलग कर दिया गया। लेकिन ये बड़ा बेतुका सा फैसला लगता है कि CRS को सीधे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में डाल दिया गया। मतलब कहाँ जहाज़ और कहाँ ट्रेन, लेकिन यही फैक्ट है। और आज भी CRS सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो CRS ही वो बॉडी है जो हिंदुस्तान में जितने भी रेल एक्सीडेंट होते हैं उन सब की जांच करती है, क्योंकि ये लोग तकनीकी रूप से माहिर होते हैं। यहाँ पे भी शुरुआत में CRS की टीम पहुँच गई थी बालासोर, उन्होंने 24 घंटे तक काम भी किया। लेकिन फिर खुद रेल मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि CBI से जांच हो। हालांकि रेल मिनिस्टर चाहते तो वो CRS से भी कह सकते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मामला साजिश का हो सकता है, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इंटरलॉकिंग, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो इसीलिए वो CBI को दे रहे हैं। लेकिन CBI FIR में लिख रही है अभी पहली FIR कि लापरवाही से हुई मौत का मामला, यानी 304 सेक्शन जो A है उसके तहत FIR दर्ज किया। आगे चलकर हो सकता है FIR में बदलाव आ जाए। अब CBI को दो पहलू से इस मामले की जांच करनी है, एक इंसानी गलती और एक साजिश मशीनों के साथ। जो कहा जा रहा है कि रेल पटरी पर जो वायरिंग थी और इंटरलॉकिंग सिस्टम थी, सिग्नल की सिस्टम, आसान लफ्ज़ों में, उस सिग्नल के सिस्टम से छेड़छाड़ किया गया।
अब जिसने भी छेड़छाड़ किया, जाहिर सी बात है उसे अंदाज़ा होगा कि इस छेड़छाड़ का अंजाम क्या होगा। तो इसी सिंगल के छेड़छाड़ की वजह से एक ट्रेन जो मेन लाइन पर जानी थी वो लूप लाइन पर पहुंच गई, मालगाड़ी से टकरा गई। दूसरी ट्रेन सामने से आ रही थी, उससे कुछ उछल कर बॉगी टकराई और लगभग 288 लोगों की मौत हो गई, करीब 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो क्या सीबीआई इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचा देगी? अब कुछ तस्वीरें आपको सामने रखता हूं, मतलब कुछ आंकड़े, डेटा, बाकी आप लोग फैसला कीजिएगा। एक, पिछले 10 सालों में अपने देश में जितने भी रेल एक्सीडेंट हुए उसमें से 70% से ज़्यादा रेल एक्सीडेंट डीरेलमेंट या पटरी की वजह से हुए हैं। बॉगी के पहिए पटरी से नीचे उतर जाने या उसकी वजह से 70%। लेकिन 10 सालों में पटरी पर डीरेलमेंट या पटरी की वजह से होने वाले एक्सीडेंट के बावजूद हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने पटरियों का सर्वे या पटरियों की जाकर मुआयना करने की कवायद कम कर दी। उसमें बहुत कमी आ गई। मतलब वो अफसर जाते ही नहीं है रेल की पटरियों को देखने, मुसाफिरों की जान जाए तो जाए, वो अपने ऑफिस में एसी में बैठे हुए हैं। ये हम नहीं, खुद जो इनका डाटा है सीआरएस का वो बता रहा है। लास्ट 10 साल में 28 ऐसे एक्सीडेंट हुए जिसकी फाइनल रिपोर्ट तक नहीं दी गई है आज तक कि हुआ क्या है। ये भी सीआरएस का डाटा बता रहा है। अब सीबीआई के ऊपर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीबीआई ये पहली बार किसी रेल हादसे की जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था वो तो ब्लास्ट था, तो एक आतंकवादी गतिविधि थी, एनआईए जांच कर रही थी। लेकिन कुछ रेल हादसों की जांच सीबीआई ने भी की है। लेकिन सीबीआई का पूरा बैकग्राउंड और सीबीआई का अब तक रिकॉर्ड क्या रहा है, कुछ अगर आप सिर्फ नाम सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मामले का भी फैसला या कब तक आएगा। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम चर्चित ऐसे समझेंगे आप, जिसमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ये दो लोग थे, 13,578 करोड़ लेकर गायब हो गए। आज तक सीबीआई इस केस को अभी तक पकड़ नहीं पाई, नहीं इन दोनों को लेकर आ पाई है। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर गायब हो गए, लंदन में बैठे हैं। सीबीआई को ये मामला दिया गया, आपको भी पता है क्या हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड केस, ये करीब 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का एक घोटाला हुआ था इटली की कंपनी से 2010 में। 12 वीवीआईपी चॉपर्स खरीदने जाने थे। 2014 में सौदा रद्द कर दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अगस्ता वेस्टलैंड में आज भी सीबीआई अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। व्यापम स्कैम, आपको याद होगा, डिटेल में कहानी सुनाई मध्य प्रदेश की, जहां बड़े घोटाले हुए और उस घोटाले के साथ बहुत सारी संदिग्ध मौत हुई। और बाद में फिर एमपी सरकार ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी, क्योंकि ये पूरा जो मामला था व्यापम पीएमटी समेत कई ऐसे जो एग्जामिनेशन थे उसका पूरा घोटाला था। लेकिन सीबीआई ने इस व्यापम घोटाले का भी पर्दाफाश पूरी तरह से आज तक नहीं किया है। श्रद्धा चिटफंड स्कैम, ये एक पश्चिम बंगाल का घोटाला था जिसमें कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम आए और आज भी इस स्कैम का पर्दाफाश सीबीआई नहीं कर पाई है। आरुषि हेमराज मर्डर केस, आपको याद होगा 2008 का, लंबी लंबी कहानियां सुना चुका हूं। उसमें सीबीआई ने पकड़ा आरुषि के माँ बाप को। सीबीआई कोर्ट में उन दोनों को सज़ा भी हुई मरकैद की, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को छोड़ दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 से हम 23 में आ गए, मतलब करीब 15 साल हो गए। आरुषि हेमराज का कातिल कौन है आज भी कायदे से नहीं किसी को पता। कानूनी पन्नों पर भी उसके कातिल के तौर पर किसी का नाम नहीं है, और ये सीबीआई ने जांच की थी। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम केस 2010, जिसको लेके बहुत राजनीति हुई थी और तब यूपीए की सरकार थी। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा भी। 2017 में स्पेशल कोर्ट ने सभी अक्यूज्ड को बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं था। तो सीबीआई की एक नाकामी। 2G स्पेक्ट्रम केस, बोफोर्स स्कैंडल, याद होगा आपको, राजीव गांधी के दौर का, जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई। अमिताभ बच्चन तक का नाम आया था। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन इनमें से एक आध दो को छोड़ दें, बाकी धीरे धीरे करके सब बरी हो गए। कोई बड़ा नाम सामने आया ही नहीं आज तक। भोपाल गैस ट्रेजरी 1984, इस मामले की भी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने इस मामले की जांच की। जो इस पूरे इंडस्ट्रियल उसका मालिक था, जो भोपाल गैस,
उसको पकड़ कर लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पहले ही देश से जा चुका था। फिर बाद में सीबीआई तमाम कोशिश करती रही, लेकिन इतना पुख्ता सबूत नहीं जुड़ा और आखिरकार उस कंपनी और भारत सरकार के बीच समझौता करना पड़ा और उस कंपनी ने कहा हम इतने पैसे देंगे और उन्होंने दिए, लेकिन वो पैसे ही जितनी मौतें हुई थी वो किसी के हिस्से में इतना नहीं आया कि वो उसका हर्जाना सचमुच उसकी भरपाई कर सके। तो सीबीआई इस केस में भी नाकाम रही। कोलगेट स्कैम 2012 कोयला खदानों को लेकर हुआ था, इसमें भी बड़े बड़े नाम आए, लेकिन सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा भी, मामूली कुछ लोगों को छोड़ दिए। तो 2021 में कोर्ट ने ज़्यादातर लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। अब ये तो रहे अभी के लेटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत केस। 2020 सीबीआई गई, हम सब वहीं थे, उनके आगे पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लग रहा था कि क्या जोश से काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक सीबीआई की टीम भागती, कभी यहाँ कभी वहाँ, गेस्ट हाउस में लंबी लंबी कतारें, लोगों को बुलाकर पूछताछ। अच्छी खासी सीबीआई की पूरी टीम, वहाँ रहना ठहरना, खाना पीना, गाड़ी घोड़ा खर्चा। आज 2023 है, अभी तक सीबीआई ये नहीं बता पाई है या ये बताने की हालत में है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या फिर कत्ल हुआ था, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ, इतनी राजनीति हुई। सवाल यह है कि एक सुशांत सिंह राजपूत केस एक आम केस है क्राइम के नज़रिए से अगर आप देखें तो, जिसमें सारे आपके पास फॉरेंसिक एविडेंस है, डॉक्टर के ओपिनियन है, क्राइम सीन है, आपके पास ज़हीन बेहतरीन दिमाग सीबीआई के अफसरों की, सबने आपने कर लिया। अब सवाल ये है कि पब्लिक का ही पैसा, टैक्स पेयर के पैसे पर ही ये सीबीआई और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। जो सीबीआई की टीम जो अभी बालासोर गई है इस ट्रेन हादसे की जांच करने के लिए, ये आपको क्या लगता है कि वो अपने जेब के से खर्चा करके जाते हैं? ये सारे टैक्स पेयर जो पैसे देते हैं उन पैसों का इस्तेमाल होता है, उनके आने जाने, ठहरने, खाने पीने, गाड़ी, पेट्रोल, एयरफेयर, ट्रेन, होटल, गेस्ट हाउस, इन सारी चीज़ों का खर्चा। तो यही सब कुछ हुआ था सुशांत में भी, सुशांत केस में भी। आज करीब 3 साल तो हो गए। सवाल ये है कि सीबीआई को नहीं पता कि क्या हुआ, तो कम से कम इतना तो इस देश की जनता को जानने का हक है कि वो बताए भैया तुम हमारे टैक्स के पैसे पर आप इतने इतने दिनों तक जांच करते हो और आप हमें बताते तक नहीं हो कि सच्चाई क्या है। क्या सुशांत सिंह का कत्ल हुआ, आप क्यों नहीं बताते हो? क्या सुशांत सिंह ने खुदकुशी की, आप क्यों नहीं बताते हो? आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है? या ये फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है नहीं, ये एक आम क्राइम है या एक आम केस है सीबीआई की नज़र के हिसाब से। लेकिन 3 साल से फाइल दबा कर बैठे हैं, कुछ बता नहीं रहे और लोग अपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये तो आम केस का हाल है। अब इस केस में जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा है कि सिग्नल के साथ छेड़छाड़ किया गया कि नहीं किया गया, पटरी के पास वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई कि नहीं की गई, क्योंकि वो सब धमाके में जो ट्रेन आपस में टकराई उसकी वजह से पटरियां तक उखड़ गई, क्राइम सीन बर्बाद हो चुका है, तो किसी को पता नहीं है। तो अब यहाँ क्या सीबीआई कितने दिनों में आकर जानकारी देगी? दूसरा, अगर भारतीय रेल की सेफ्टी के हिसाब की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं, पिछले 10 सालों का एक रिकॉर्ड दिया गया, उसमें है कि 1129 हादसे ट्रेन के बेपटरी होने की वजह से हुए हैं, यानी डिरेल होने की वजह से। 167 हादसे ट्रैक के रखरखाव से जुड़ी कमियों की वजह से हुए हैं। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन का काम होता है, पटरियाँ ठीक ठाक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसका आलम देखिए कि जब पटरी की वजह से 70% हादसे हो रहे हैं, लेकिन 2017-18 में करीब जितने लोग पटरी का इंस्पेक्शन करते थे सरकारी अफसर, 2021 में वो आधी हो गई है। मतलब अगर 500 अफसर जाकर या 500 पटरियों की तफ्तीश होती थी कि ये ठीक है कि नहीं, वो अब 20-21 में 250 होकर रह गया। तो जब आप देखने नहीं जाएंगे, इंस्पेक्शन ही नहीं करेंगे कि पटरी की हालत क्या है, तो सोचिए फिर डिरेल भी होगा और इस तरह के हादसे भी होंगे। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ ये है कि जितनी भी स्पीड का मामला है और ट्रेन की सेफ्टी का मामला है, तो रेल सेफ्टी के लिहाज से हम जो है मिस्र, मैक्सिको, तंजानिया, कांगो, नाइजीरिया और पाकिस्तान, बस इनसे थोड़ा सा बेहतर है।
जबकि हमसे ज़्यादा ट्रेन की जो स्पीड जिन देशों में है और वहाँ एक्सीडेंट के रेशो बहुत ही कम है, उनमें जो है चीन, टर्की, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्वीडन और ग्रेट ब्रिटेन है। यहाँ की स्पीड हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके यहाँ जो रेल एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे मुकाबले बहुत कम होते हैं। तो हमारा कंपैरिजन जो है कांगो जैसे मुल्क से हो रहा है कि वहाँ जितने सेफ्टी का मेजरमेंट है शायद हमारे यहाँ उतना ही है। तो ये तो हालत है। जब आप पटरी का इंस्पेक्शन तक नहीं करेंगे तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रेल हादसा ना हो। तो कुल मिलाकर सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और अभी ज़ोर शोर से आप मीडिया में भी, टीवी पे भी देखेंगे, उनको अलग अलग जगहों पे देखेंगे, लोकेशन पे, पटरियों पे। कल स्टेशन पे थे, उसकी भी तस्वीरें आ गई, अभी पटरियों पे भी घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसके बाद ये तस्वीरें कितने दिनों के लिए खामोश हो जाएंगी और इन तस्वीरों के पीछे की जो जाँच है वो कब तक सामने आएगी भी कि नहीं आएगी, और पूरी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी, इन सारे चीज़ों पे अभी शक है। तो एक बार रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि उसके बाद जो सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी उस पर अपनी राय देंगे। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और जब रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। चलते चलते आप आजकल पिछले कई दिनों से बंद था क्योंकि ट्रेन हादसा हो गया, अच्छा नहीं लगता। कल से अपनी वो रूटीन शुरू करेंगे, विशेज़ और बाकी चीज़ें। आज विनोद शिकारपुरी का बर्थडे है, नोट तो किया नहीं, तो पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी मैं शिकारपुरी को हैप्पी बर्थडे। आज उन्होंने कचौरी और लड्डू खिलाया पूरी टीम को, तो हैप्पी बर्थडे शिकारपुरी। तब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।